हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, और इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स में उन सब चीज़ों का यूज़ है, जितने भी फिनोमेना होंगे, जितने लॉज होंगे, जो उनका स्टडी करना है। आज बहुत बड़ा दिन है फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए, कॉमन है ना, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो बहुत बड़ा दिन इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैथ्स का सबसे पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, रिगरस साइंस के यूज़ के लिए जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो कैलकुलस, उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलस डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सभी लोग। डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं और इससे पहले कि डिफरेंशिएशन मैं शुरू करूं, आप लोगों को पढ़ाऊं, बताऊं, कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहले तो ये कि जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, आज हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे ताकि हम लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, अप्रोच, या जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं हम लोग, उसको हम लोग क्रिएटिव बना सकें, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन कर सकें, इसको ट्रेनिंग दे सकें ताकि हम लोग कुछ और भी नया कर सकें जिस तरह लोगों ने किया है। तो ये साइंस पढ़ने का ऐसे ही फ़ायदा, साइंस पढ़ने का केवल ये नहीं होना चाहिए कि टू अर्न मनी, टू इस्टेब्लिश समथिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये केवल मकसद ये नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो कुछ बातचीत कर लेते हैं। जब हम लोग बहुत पहले जो बिफोर क्राइस्ट जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, उससे 500-600 साल पहले, 700 साल पहले बड़े बड़े मैथमेटिशियन, फिलोसफर हुए, जिनका नाम यदि मैं लूँ, बड़े, हालांकि किसी का नहीं भी लेना बहुत गलत बात है, लेकिन जिनको यूज़ हम लोग आज भी करते हैं बड़े स्तर पे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नाम है पाइथागोरस। लिख नहीं रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि हम लोगों को इस तरह का नोट्स बनाना है, दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी तो आप लोगों को किताबों में मिल ही जाएगा। सो पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज, ये तीन बड़े फिलोसफर बाद में इवॉल्व हुए मैथमेटिशियन के फॉर्म में, जिनकी ज्योमेट्री की चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। और धीरे धीरे 300-400 साल लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 17th सेंचुरी में जाके बीच में एक लंबा सा एक दौर चला जिसमें लोग बहुत सारा काम किए। नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, वो जर्नी बताना, नहीं तो पता चला कि 24 घंटा 50 घंटा इस तरह का उसी पे चर्चा होने लगेगी। तो हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से चीज़ें आई। तो ज्योमेट्री को लेके तीन बड़े फिलोसफर का बड़ा नाम आता है मैथ्स में, खासकर वो है पाइथागोरस और यूक्लिड और आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज तो फिजिक्स में भी धीरे धीरे जो मैथमेटिशियन थे वो एक तरह से बाद में हमने चीज़ों को डिवाइड किया कि मैथमेटिशियन है, फिलोसफर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, तो ये साइंटिस्ट में फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वाले में भी पर्टिकुलर पार्ट वाले हैं। तो सच्चाई ये है कि सभी फिलॉसफी है, जिंदगी की पूरी सारी चीज़ें फिलॉसफी है। और यदि वो न कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बल्कि फिलॉसफी को हटा के वर्ड, यदि मैं कहूँ साइंस ही साइंस है तो गलत नहीं होगा। सो फिलॉसफी इज नथिंग बट व्हाट इज दैट साइंस, एंड साइंस इज नथिंग बट फिलॉसफी। थोड़ा सेपरेट करने में मुश्किल होगा और ये एक लंबा सा डिबेट का विषय है। सो
एनीवे, सो हम लोग आर्किमिडीज ज्योमेट्री में टेंजेंट की खूब बात किए, सम की बात किए, नॉर्मल की बात किए, सर्कुलर मोशन की बात किए, उसमें डायरेक्शन चेंज होने के सब वो ऑब्जर्व किए, लेकिन बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया जाके। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक बहुत लिमिट में रहा, वो जनरलाइज नहीं हो पाया। जनरलाइज करने का श्रेय दो लोगों को जाता है, वो 17th सेंचुरी में पैदा हुए थे, 1642 और 1646 में। 1642 में न्यूटन आए थे इस दुनिया में, और 1646 में गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज आए थे, और दोनों के बीच में क्लैशेस थे, एक दूसरे के ऊपर चोरी का आरोप लगाए थे कैलकुलस के इन्वेंशन में, डिस्कवरी में। और बाद में ये रिकॉग्निशन तो न्यूटन को मिला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का, और लेबनिज को उस टाइम नहीं मिला। बहुत बड़ा मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत बड़ा डिबेट होता रहा कई सौ सालों तक, 300, 400 सालों तक। अब जाके आफ्टर डेथ लेबनिज के डेथ के बाद उनको रिकॉग्निशन मिला, और ये पता चला आज जो कंट्रोवर्सी थी कि हु इन्वेंटेड कैलकुलस, आज दूर हो चुका है, और कहा जा रहा है कि दोनों ही एक ही साथ एक ही तरह की चीज़ें कैलकुलस इन्वेंट किए थे, पर डिफरेंट अप्रोच था, इसलिए एक दूसरे का कॉपी नहीं किए थे, है ना। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बता रहा हूँ। और 8 साल पहले, लेबनिज से 8 साल पहले न्यूटन ने डिस्कवरी किया था, इन्वेंट किया था। और क्योंकि रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनका दबदबा था। हालांकि पब्लिश तो इस तरह की बातों में लेबनिज का पहले हो गया था, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ। बस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलस क्या है, किस तरह से उसकी जर्नी हुई, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना, ठीक है। चलिए सभी लोग बताइए कि आंसर करिएगा ना, सभी लोग आंसर करिएगा कि इनफाइनाइट बड़ा है। बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस 10? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। इनफाइनाइट बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस 10? इनफाइनाइट बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस 10? कि दोनों इक्वल है, कि दोनों इक्वल है? इनफाइनाइट बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस 10? अच्छा, इनफाइनाइट बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बड़ा है? इनफाइनाइट ज्यादा बड़ा है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बड़ा है? हम लोग बस जनरल बात कर रहे हैं ताकि हम लोग का दिमाग थोड़ा डेवलप हो पाए। जितने लोग इक्वल बोल रहे हैं आप लोगों के इक्वल के अनुसार ध्यान से, सो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बराबर 0 होना चाहिए। इज इट राइट और एक्सप्रेशन? यदि जो लोग इक्वल कह रहे थे कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इस तरह का, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट यदि बराबर है, इफ बोथ इनफाइनाइट्स आर इक्वल, देन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? 0। ये क्या सही लिखा हो? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0? नो। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? जो लोग नो बोल रहे हैं, व्हाट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? आंसर। जो लोग नो बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि ये इतने दिनों की जो जर्नी है, नॉट डिफाइंड। ओह अच्छा, चलिए कुछ और भी बातें कर लेता हूं। x माइनस एक्स बराबर क्या होता है? आंसर प्लीज, आंसर। x माइनस एक्स बराबर क्या होता है?
कम ऑन फास्ट, x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे इस तरह की बातें। कम ऑन फास्ट, x माइनस एक्स क्या होता है? 0। तो अब मैं x बराबर इनफाइनाइट रख रहा हूं, क्या ये ठीक लग रहा है क्या? देखिए तो ठीक है, तब 0। x माइनस एक्स बराबर मैं पूछा था आप लोगों से, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं 0। मैं कर रहा हूं कि x की वैल्यू मेरी इनफाइनाइट है, तो आपके अनुसार तब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 होना चाहिए। एग्रीड? आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े हैं वो सब क्या हो रहा है। ठीक है, एनीवे व्हाट इज x बाई एक्स बराबर x बाई एक्स। आप लोगों को बहुत मिला होगा इस तरह का, कुछ कट पिट किए होंगे, 1 1 इस टाइप का कुछ लिखे होंगे। व्हाट इज x बाई एक्स? आंसर इसका, इन सब का आंसर जानना चाहते हैं आप लोग? आप इन सब का आंसर जानना चाहते हैं? मैं बताता हूं। जो आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जो आज तक सीखे हैं, भले ही आप लोगों को बहुत डीप में नहीं जाया गया क्योंकि आप सीख रहे थे, आप नंबर सीख रहे थे, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया गया कि कब ये होल्ड करेगा कब नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि x बाई एक्स की वैल्यू 1 होगी, ये हम लोग मान के आज तक करते रहे, जो आप लोग बोल रहे थे ये हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये 0 और इनफाइनाइट नहीं है। खोपड़े में बैठाओ। हम लोग ये मान के चलते थे कि जो हमें दिया गया है, जो क्वांटिटीज हैं दी गई हैं, इससे पहले छोटे के क्लासेस में हम लोग ये मान के चलते थे कि ये 0 और इनफाइनाइट नहीं है। यदि x 0 हो जाए और x इनफाइनाइट हो गया तो ये डिवीजन होल्ड नहीं करता। मतलब डिवीजन के लिए कंडीशन है, डिवीजन के लिए क्या है भाई? कंडीशन है। और ये मैं तब ज्यादा सरप्राइज हुआ, वही केस यहां भी है। आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं लिख सकते क्योंकि घटाने में या इनमें जोड़ में ज्यादा, ऐसा तो लग रहा है कि यदि जितना ये है उतना ही ये है और ये 10 ज्यादा है तो ये बड़ा है। ये इनइक्वालिटी या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, दिमाग ध्यान से सुनो, फाइनाइट डोमेन को छोड़ के जो ऐसा अनडिफाइन हो जो हम जानते ही ना हो, और चाहे डिवीजन वाले में हमें 0 0 नहीं कर सकते। ये बहुत एक डिटेल, एक चर्चा का विषय है ये, इस पे खूब रिसर्च हुए हैं। 0 के ऊपर इतने रिसर्च हुए हैं कि आप सरप्राइज करें कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, प्रूफ भी इसका मैथ्स में होता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये देखिए जरा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। सो कितनी अजीब सी बात होती है, आप लोग आगे पढ़ेंगे मैथ्स में। फिलहाल हमें आज आपको थोड़ा सा आइडिया देना है ताकि हम लोग साइंस को और अच्छे से समझ सकें। सो हमें याद है कि जब तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये x माइनस एक्स, इसके बारे में ही मैं बात करूं। ये x माइनस एक्स 0 हम लोग अक्सर लिखते थे, x माइनस एक्स या इस तरह के इक्वेशन कई बार 2x माइनस 2x मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा के करते थे और आता था 0 लिखते थे। इसका मतलब था कि हम मान के चलते थे कि x इनफाइनाइट नहीं है। हम लोग ये मान के चलते थे कि x इनफाइनाइट नहीं है और तब हम लोग 0 लिखते थे। तो कुछ अजम्पशन है, बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते थे, लेकिन हम लोगों को एक नॉलेज के तौर पे जानना चाहिए। तो जब भी आप ये लिखते थे आपको नॉलेज होना चाहिए था कि ये 0 हम लोग ये मान के लिख रहे हैं कि x इनफाइनाइट नहीं है। यदि x इनफाइनाइट होगा तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा यदि x इक्वल टू इनफाइनाइट कर दें तो। क्यों? अच्छा, रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस तरह के अनडिफाइंड चीजों में जिसका और छोर मालूम ना हो, उसमें इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता,
ठीक है, तो एक तो ये चीज है जो आप लोगों को जानना था। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर करिए। आप हमको बताइए कि यदि नंबर सिस्टम है, ये 0 है और ये 1 है, तो बताना है कि 0 के सबसे करीब नंबर कौन सा है। 0 के सबसे करीब नंबर, 0 से के सबसे अप्रोच करने वाला नंबर कौन सा है, बट नॉट 0। 0 तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा बोलना है, करीब बोलना है, 0 नहीं बोलना है, क्योंकि 0 पर वाला नहीं बताना है। तो 0.1 इसलिए गलत है क्योंकि 0.01 इससे करीब है, 0.01 इससे करीब है, इससे करीब ये है और इससे करीब ये है, इससे करीब ये है। कई लोग ऐसे लिख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सर ये आंसर है। फिर से ये कितने जीरोस हैं आपने फिर से डिफाइन नहीं किया और फिर ये अनडिफाइंड के फॉर्म में रह गया। तो इसका आंसर क्या है, सबसे करीब बट नॉट 0। इसका आंसर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सब जान के ही हम लोग कैलकुलस और ये साइंस को पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था जो कुछ ही दिन पहले अभी इस दुनिया से रुखसत हुए, आप लोग शायद उनको पढ़े होंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कॉमन मैन के पास उन्होंने बहुत आसानी से यूनिवर्स के बारे में पहुंचाया था, ब्लैक होल एंड वार्म होल एंड मल्टीवर्स और ये सब थ्योरीज, स्ट्रिंग थ्योरी। तो उनका मानना था कि जिस तरह से ह्यूमन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, आने वाले दिनों में यदि हम लोग एक्सप्लोर न करें मार्स पे, मून पे, अदर स्पेस में, इंटरस्टेलर के थ्रू हम लोग जाके चीज़ों को एक्सप्लोर न करें, तो आने वाले दिनों में ह्यूमन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा और दूसरे चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, चीज़ें आई हैं और चली गई हैं। डायनासोर कभी थे, चले गए, आर्कियोप्टेरिक्स थे, चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें आई और चली गई और नई आई, उसका सब्स्टिट्यूट बनी। तो कोरोना वायरस आप लोग सफ़र कर रहे होंगे, उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल जीता जागता है कि किस तरह से अटैक किया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि आने वाले 200 सालों में यदि हम लोग मून पे यदि स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, इंटरस्टेलर के थ्रू यदि नहीं पहुंच पाए और दुनिया नहीं बसाए दूसरी जगह, तो हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है। और जितने भी आज तक के एडवांसमेंट, एक्यूरेसी, जीपीएस एंड दिस एंड दैट देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक्यूरेसी और स्पीड बेस्ड है, जो हमारा कैलकुलस है, जो आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब क्या करना है, स्टेटमेंट सुनो। बहुत सारे बच्चे सही बोले थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस इसको माना जाता है करीब में। इसीलिए एक बच्चा लिखा हुआ था dx 0 + dx where dx tending to 0, 0 + dx where dx tending to 0, यहीं से शुरुआत भी हुई है। इसका मतलब कैलकुलस की देन इन्हीं सब को लेके यही हॉन्ट करता रहा, तो चीज़ें जनरलाइज हो गई और शुरू हुआ इंटीग्रल कैलकुलस, एरिया अंडर कर्व से लेकर लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड जनरल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां ये स्थिति है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सी चीज थी पिन पॉइंटेड जो न्यूटन को, लैबनेज को हिट की कि हाँ अब हमें जरूरत है, अब हम इस पे सोचें। तो एक तो पिछले 300 सालों से कैलकुलस के ऊपर काम हो रहा था, 300 सालों से एक लंबी सी फहरिस्त है मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट की जो काम करते रहे, पर इस मामले में असफल रहे कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन पे ही वो काम कर पाए थे, जनरलाइज नहीं हो पाया था। और न्यूटन को ज़रूरत थी जब वो लॉकडाउन के केस में, जब वो प्लेग के कारण कैम्ब्रिज से जब घर गए हुए थे 1665 के अराउंड, और जब उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की खोज की थी, तब वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं और स्पीड अप होता है, तो पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम में स्पीड बढ़ रहा है।
चाहे केपलर की बातें जो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो किसी मोमेंट पर जो एरिया शोफ्ट की बात की गई है स्पीड को लेकर, तो वो आखिर कैसे निकाला जाए, एरिया कैसे निकाला जाए, चाहे इसके स्पीड की बात कैसे की जाए, चाहे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसी मोमेंट पे हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें उसके बिना मुश्किल है। यहां से शुरुआत होती है डिफरेंशियल चीजों की बातें, टेंजेंट की और जनरल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन हम लोगों को अभी जानना है कि फिलहाल ये क्या हो रहा है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट अभी तक के डिस्कवरी तक का, जिस दिन 0 के करीब वाला नंबर पता चल जाएगा और ये लिमिट के फॉर्म में नहीं होंगी चीजें, टेंडिंग वाला नहीं होगा, हम लोग लिख पाएंगे कि सबसे छोटा नंबर और 0 से बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। जिस दिन लिख लेंगे उस दिन दो क्लोजेस्ट नंबर के बीच में गैप हो जाएगा और दुनिया के सारे नंबर डिस्क्रीट हो जाएंगे और पूरा स्पेस टाइम की थ्योरी आइंस्टाइन का भी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का भी और जितने भी लॉज आज तक डिस्कवर्ड हैं सारे गलत साबित हो जाएंगे, सारे गलत साबित हो जाएंगे और साइंस का एक नया अध्याय शुरू होगा, चैप्टर, और वो इतना कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और सिमेट्री के कारण ये दुनिया बहुत आसान लगती है। और उस दिन पूरी सिमेट्री ध्वस्त हो चुकी होगी और सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन खत्म हो चुके होंगे, सारे लॉज फेल हो चुके होंगे और नई चीज की शुरुआत होगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, न कभी ऐसा मालूम चलेगा ऐसा लग रहा है, और ना ही टाइम स्पेस और ये नंबर्स कभी डिसकंटिन्यूअस होंगे। और हम लोगों को ऐसे ही लिमिट में लिखना होगा कि 0 के जस्ट अगला वाला नंबर टेंडिंग टू 0 है, इसके अलावा हम लोग नहीं बता पाएंगे। एक और चीज आप लोग गानों में खूब सुने होंगे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये पल 2-4 पल का ये सफर है ना। पल के ऊपर, चांद के ऊपर, महबूब के ऊपर, महबूबा के ऊपर बहुत सारे गाने हैं लिखे गए होंगे। पल को लेके जिंदगी 2 पल की सफर और ये मतलब हजारों गाने मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको कम आइडिया है कि जो मोमेंट हैं, जो पल हैं, ये एक पल और दूसरे पल के बीच में क्लोजेस्ट जो पल है, क्लोजेस्ट मोमेंट है, इंस्टेंट है। व्हाट इज मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 एडजेसेंट क्लोजेस्ट पल्स, मतलब मोमेंट्स, न आज तक मालूम चला है न मालूम चलेगा। और जिस दिन मालूम चल जाएगा फिर से वही बात कहूंगा, टाइम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, स्पेस डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे और लॉज सारे फेल हो जाएंगे। तो ये मेरा मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया दूं कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप मोमेंट्स को समझें, टाइम को समझें, कभी सोचें, है ना। इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ छोटी सी स्टोरी जो मैं 8 में जब पढ़ रहा था तो क्या हुआ था। मेरे सामने एक बात हुई थी, एक मेरा दोस्त था, उसका नाम अनिल था। वो आया और मेरे से क्वेश्चन किया कि 4 - 4 बाई 2 - 2 क्या होगा। मेरे दिमाग में आया कि 4 - 4 2 - 2 क्या होगा। तो हम तो फटाक से बताए भाई कि ये तो बड़ा अजीब सा है, तो 1 होगा। कई लोग बोले कि ये 1 नहीं, ये होगा तो वो होगा। उसने कहा हम प्रूव करेंगे, ये 4 होगा। सभी लोग, क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं? सभी लोग कम ऑन फास्ट आंसर दिस क्वेश्चन। वैसे हमसे 8 में पूछा गया था। सभी लोग आंसर करें। चलिए, दूसरों के लिए जो मैथ्स वाले पार्ट इस तरह का नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए दिक्कत है। तो वो क्या किया, 4 कैसे प्रूव किया वो देखो। वो कहा कि ये देखो 2² - 2² बाई 2 - 2। फिर कहा कि ये a² - b² है। कहा ये a² - b² है, तो a + b
और a माइनस बी, और नीचे कहा a माइनस बी, फिर कहा ये देखो कट गया और ये आ गया 4। मैं देख के दंग रह गया। मैं क्या, साले ये क्या हो गया यार, ये तो बड़ा सही है यार, ये क्या हो गया। तो क्या चीज, डिवीजन का कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, जो आप लोग बहुत सारे लोग कम जानते होंगे शायद इससे पहले। कभी भी 0 0 कैंसिल नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवीजन में ये रूल है कि आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं तो एक और चीज हो सकती है, 2 कॉमन ले लिया, कोई 1 2 बच्चा किया भी है, नया कैंसिल और आंसर 2 आ गया, तो 4 भी आ गया, 2 भी आ गया। ये नहीं कहो तो इसको मैं प्रूव कर दूं, 1.5 प्रूव कर दूं, 100 10 1/2 -1 मैं प्रूव कर दूंगा, -1 -2 प्रूव कर दूंगा, ये -2 -100 -3 -√2 प्रूव कर दूंगा मैं इसी को। कैसे, जो कहेंगे वो प्रूव कर दूंगा। यही रीजन है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, यही वायलेट किया है। चलिए ये तो मैं आप लोगों को डिफरेंट आंसर्स कैसे, चलिए मैं दिखाता हूं। आप लोगों को क्या चाहिए, -1 प्रूव करो, -1 प्रूव करता हूं, -1 कॉमन लिया, ठीक है, सॉरी 4 -4 को मैं 2 -2 लिया, 4 -4 इज 0, सो 2 -2 इज 0। फिर मैं -1 कॉमन ले लिया, इसमें से -1 कॉमन लिया, अगेन दिस इज 2 -2 कैंसिल, -1 4 -4 is nothing but √2 2√2 -2√2 divided by 2 -2 √2 कॉमन, 2 -2 divided by 2 -2 कैंसिल आउट √2। आप जो कहेंगे वो मैं प्रूफ कर दूंगा, आप जो कहेंगे 0.4 कहेंगे 0.4 प्रूफ कर दूंगा मैं। क्यों ऐसा, तो अच्छा गड़बड़ी क्या हो रही है, ये जो कट कर रहे हैं ये डिवीजन के रूल में है, आप कट नहीं कर सकते, जो आज तक आप ध्यान नहीं दिए। तो चलिए मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ नई बातें करूं, आपको बताऊं, ताकि आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से और करीब जा सकें। तो एक तो ये है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। आप लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। सेम मिस्टेक डिवीजन में भी होता है, सेम मिस्टेक इस तरह के इसमें भी होता है। कितने लोग ये इसका जवाब दे पाएंगे? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है क्या? 0 इंटू इनफाइनाइट, आप लोगों के पास इसका जवाब है क्या? क्या आप लोग 0 कहना चाह रहे हैं? हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद है कि हम लोग इतना ब्रेन को रीवायर कर ले कि दुनिया के किसी भी चीज को हम लोग सोचने के लिए तैयार रहें, तब कहा जाएगा कि साइंस सीख रहे हो। नहीं तो मैं कभी भी इस मकसद से नहीं आता कि मैं आप लोगों को ऐसा कर दूं कि आप 95% बोर्ड में पा जाएं। मैंने अपने ज़िंदगी में 95% कईयों को पाते हुए अपने दोस्तों को देखा और ज़िंदगी में कुछ करते हुए नहीं देखा। और मैं बहुत सारे लोगों को 65% 60% पाते हुए देखा। एक रजत रैना 42% पाते हुए और आईटी में 4th रैंक देखा, 4th रैंक, इतिहास है। मैं ऐसे भी लोगों को देखा जो आईटी निकाल लिए पर बोर्ड में फेल हो गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही करिएगा, लेकिन ऐसे लोग जो
जो अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड्स, वो जिंदगी में ज्यादा अच्छा करते हैं। हालांकि दोनों अच्छा होता है। चलिए आपको बता दूं, यही सब चीजें थी जो लेबनिज को और न्यूटन को हॉन्ट करती रहे। उससे पहले भी कई लोगों को पीछा करती रही, जिसका रीजन है कैलकुलस, और जिसका रिजल्ट है हमारी टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि हम इतने एक्यूरेट सैटेलाइट, इंटरस्टेलर और चीजें बना सकते हैं जिससे हम कहीं और आगे तक जा गए। तो साइंस का एडवांसमेंट यहां तक होने का सबसे बड़ा रीजन, ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वही है लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, होल कैलकुलस इज अ important turning point in science. So most important turning point in science. Anyway, so चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि आप लोग थोड़ा साइंस के बारे में और जानने की कोशिश कर लिए होंगे। एक और चीज इंफॉर्मेशन दे दूं, आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए ये समझने की कोशिश करिए, जब न्यूटन ग्रेविटी की खोज कर रहे थे, कैलकुलस की डिस्कवरी कर रहे थे, उस समय एलजेब्रा जितना वो जानते थे और साइंस जितना वो जानते थे, सोचो जितना वो साइंस जानते थे और जितना वो एलजेब्रा जानते थे, उससे ज़्यादा एलजेब्रा आज आपको आता है, उनसे ज़्यादा आता है, और उनसे ज़्यादा साइंस आपको आता है। क्योंकि आप तो उनके बाद की साइंस भी आप जानते हैं, लेकिन उनके बाद की साइंस वो तो नहीं जानते थे। इसका मतलब ये है कि ये कहना कि वो आपसे इंटेलिजेंट थे, ये सही नहीं है, या वो आपसे कम थे, ये भी सही नहीं है। इनबॉर्न जीनियस सभी होते हैं, सभी के अंदर पैदाइशी 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, सबके अंदर। उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पेरेंट्स नहीं आते। 100 बिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन में जो भेजने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, जो डेटा, वो सेम होते हैं। अब हम प्रैक्टिस के थ्रू और काम करके और रीवायर करके ट्रेनिंग दे के ब्रेन को हम लोग अच्छे होते हैं। सो ये समझने की कोशिश करना है। सो न्यूटन से ज़्यादा आप लोग ना कम है ना ज़्यादा है, और आप सब में से ही न कोई कम है न कोई ज़्यादा है। आपकी जर्नी आपकी इतिहास रचती है, और आगे का फ्यूचर वही फ्रेम भी करती उस पे बेस पे, और हम कितना तेजी से और सीखते हैं तो नया नया क्रिएटिव काम करते हैं। एनीवे, सो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर था हमारा डिफरेंशिएशन को लेके, लिमिट को लेके, कॉन्टिन्यूटी को लेके। लिमिट की बात कभी भी क्यों की जाएगी, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। क्या सभी लोगों को आइडिया लगा कि लिमिट की बात क्यों होती है? लिमिट की बात इसलिए होती है क्योंकि हमें नहीं पता है कि सबसे बड़ा क्या है, 1 के करीब क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है ना। टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 क्या होगा? हाँ, नॉट 0। कितने लोग इसका आंसर दे देंगे? सभी लोग आंसर दें। टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0। कम ऑन फास्ट। टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0। कम ऑन फास्ट। टेंडिंग टू इनफाइनाइट बाई टेंडिंग टू इनफाइनाइट। कम ऑन फास्ट। अंडर रूट -1 बाई अंडर रूट -1। कम ऑन फास्ट। x बाई x। कम ऑन फास्ट। आंसर फास्ट। सभी लोग पहले इसका आंसर बताएं। सभी लोग आंसर बताएं। टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0। सभी लोग। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? अच्छा, ये लोग बताए व्हाट इज 0 बाई 0? व्हाट इज 0 बाई 0? चलिए मैं सबका आंसर बता देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुने। सभी लोग सुनेंगे। टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप का है, जिसको हम 0 बाई 0 के टाइप में भी जानते हैं। और हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, -1 भी, इनफाइनाइट भी, कुछ भी हो सकता है। ये वाली वैल्यू हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये देखिए,
दोनों में अंतर है। ये पता नहीं कौन सा टेंडिंग टू जीरो है, ये पता नहीं कौन सा है, पर ये दोनों सेम वाला टेंडिंग टू जीरो है, इसलिए 1 है। सभी लोग ध्यान से, ये वाला सेम है। अच्छा हाँ, क्योंकि जीरो नहीं है तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जीरो नहीं है पर ये नहीं मालूम है दोनों सेम है। दिमाग में बैठाओ सभी लोग, मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों को याद है हम लोग कट तब नहीं करते हैं जब जीरो होना है। तो क्या ये जीरो है तो कहोगे जीरो नहीं है, बस टेंड कर रहा है जीरो को, जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो, सो कट कर सकते हैं 1 आएगा। फिर यहां पे टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो, पर दिक्कत है ये सेम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। दिस इज नॉट इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं कर सकते, पर दिक्कत है कि सेम नहीं है। तो उसी तरह मैं यहां पे इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देता तो भी 1 हो जाता। बोलो क्लियर? What is value of 0 by 0? Not defined. Infinite by infinite, not defined. लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तो नॉट डिफाइन ही रहेगा, पर इसकी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगी। ये सब मैथ्स की बातें हैं। ये देखिए हम लोग इमेजिनरी फॉर्म के रूप में जानते हैं, पर अच्छी बात है कम से कम आपको पता है चीजें किस तरह की अनडिफाइन होती हैं। चलो मेरी बात ध्यान सुनो। इनफाइनाइट 2 तरह की बातें होती हैं। एक वो जो उनका रेंज डोमेन, हमें लिमिट तो मालूम होता है कि इसके इर्द गिर्द आसपास की चीजें मालूम है, कहते हैं कि फिक्स्ड है बट वी डोंट नो, दैट इज अनडिफाइंड। एंड इतना बड़ा है कि फिक्स्ड भी नहीं है एंड अनडिफाइंड। तो कितने तरह की बात, जैसे 0 के करीब वाला नंबर कोई चीज फिक्स्ड होगी, क्योंकि कम से कम 0 के करीब ही होगी, कोई अजीब सी तो नहीं हो जाएगी, वो 10 20 30 नहीं होने वाली है, बट वी डोंट नो, वो दूसरी चीज होती है। इनफाइनाइट दिस आल्सो अनडिफाइंड, बट इस तरह का फिक्स नहीं है। सो इस तरह का जो इमेजिनेशन है इसमें हम लोग 1 लिखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो चलिए हम लोग काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश किए। एनीवे सो बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन। चलिए पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। बात होती है स्लोप की। डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप किसी फंक्शन का, स्लोप ऑफ y बराबर fx, सही है। और ये स्लोप होता क्या है, dy बाई dx होता है। क्या होता है? dy बाई dx होता है। हम लोग इसी को सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ कर्व, डिवीजन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ कर्व। व्हाट इज स्लोप? dy बाई dx, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और स्लोप भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्लोप क्या होता है, ठीक है। अभी अच्छा मैं आज आपको समझाने की कोशिश किया कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और किस तरीके से ये पूरे साइंस की चीज़ों को बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर दिया, और इतना तेज़ी से एडवांसमेंट हुआ कि पिछले 200-300 सालों में उतना एडवांसमेंट हुआ जितना पीछे 5000-10,000 सालों में नहीं हुआ साइंस का एडवांसमेंट। स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ध्यान से,
ये जो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एक्स डायरेक्शन से जो थीटा होता है ना, जो एंगल बनता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एक्स डायरेक्शन से एंगल बनता है, उस थीटा को स्लोप नहीं कहते। थीटा को स्लोप नहीं कहते, टैन थीटा को स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? टैन थीटा को। और स्ट्रेट लाइन के बारे में जो सिंपलेस्ट ग्राफ होता है, क्या स्पेशल होता है स्ट्रेट लाइन में भाई? स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा ग्राफ होता है, दुनिया में रिलेशन या ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। दुनिया में और किसी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। मतलब दुनिया में बाकी सबके नाम पे कर्व ही कहेंगे, और क्या कह लोगे भाई? स्ट्रेट लाइन को छोड़ोगे तो बाकी कर्व बचेगा। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या खासियत है भाई? स्लोप कांस्टेंट होता है। हम लोग स्लोप समझेंगे क्या होता है। वैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, स्लोप मतलब हिंदी में प्रवणता बोलते हैं इसको। पता नहीं कौन इतना रहा होगा जो प्रवणता इतना कठिन संस्कृत टाइप का नाम ले लिया है ना। यही एक ऐसा ग्राफ है जो एक्स डायरेक्शन से हमेशा सेम एंगल बनाता है। एक्स डायरेक्शन से हमेशा सेम एंगल बनाता है, और टैन थीटा हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन कर्व की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेपरेट बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए कर्व वाली बातें जो मैं बोल रहा था कि आर्किमिडीज इससे पहले काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग, एक लंबी सी फहरिस्त है मैथमेटिशियन की और साइंटिस्ट की, फिजिसिस्ट की, जो काम करते रहे। पर चीजों को जनरलाइज किसने किया? न्यूटन और लेबनिज ने इंडिपेंडेंटली किया। बल्कि मैं आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन दूं तो जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे, ध्यान से, जो हम लोग dy/dx इंटीग्रेशन, सांप के फन की तरह जो हम लोग इंटीग्रेशन सब यूज करते हैं, लिमिट की बात जो करते हैं, जो भी सिंबल यूज, डेल की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, ये लेबनिज की देन है, उनके नोटेशंस हैं, बल्कि न्यूटन के नोटेशंस नहीं है। बल्कि मैं कहूं कि भले ही रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे और दबदबा था उनका न्यूटन का, लेकिन कैलकुलस के मामले में और मेटाफिजिक्स जो अध्यात्म को रिलेट कर दिए थे, मास को डिफरेंशियल मास पे लेके लेबनिज ने बड़ा काम किया था, है ना। सो लिटरेचर को लेके एक बड़ा काम किए थे। तो जितने विजनरी और जितने डायलॉग्स लेबनिज के रहे हैं, वो किसी भी मामले में न्यूटन से नहीं कम रहे हैं। लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। आपको मैं बताया भी था कि उनके डेथ के बाद उनको पहचान मिली। ये बहुत अफसोस की बात है। शायद पहचान सबसे न्यूटन की तरह लेबनिज को मिला होता तो शायद उनको अप्रिसिएशन होता है ना, कि एक एनकरेजमेंट लोगों को मिलता है तो आदमी और अच्छा करता है। तो शायद लेबनिज को वो नहीं मिला, नहीं तो आज दुनिया हमारी हो सकता है कि 100 साल आगे हम लोग देख रहे होते, इतना वो नए नए और भी काम किए होते लेबनिज। पर वो शिकार हो गए किस चीज़ का? मैं आप लोग को कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का और डिक्टेटरशिप के। कहा जाता है कि न्यूटन रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हुए बहुत बड़े डिक्टेटर थे, जो छोटे छोटे जूनियर्स जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिए। एनीवे, कोई बात नहीं। यहां पे जो ये जो यहां पे कोई टेंजेंट खींचना है, तो जो एंगल बनेगा एक्स डायरेक्शन से, जो एंगल बनेगा उसके टैन वैल्यू को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो सभी लोग जल्दी से बना लीजिए ताकि हम लोग सेपरेट। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रेट लाइन है तो ठीक है, टैन थीटा स्लोप है। कर्व भी है तो भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनाना पड़ेगा टेंजेंट के लिए। स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन तो खींचना ही पड़ेगा, टेंजेंट लाइन। बोलो। सो सभी लोग अपना बना ले इसको, और ताकि हम लोग अलग अलग पढ़ें। तो स्ट्रेट लाइन अभी भी है और कर्व रहेगा तब भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, स्पेशल क्या है? सभी लोग फोकस करें, स्पेशल क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप हर जगह सेम होता है, पर कर्व यदि ग्राफ है,
कर्व यदि ग्राफ है, कर्व यदि ग्राफ है तो हर जगह स्लोप वेरी करता है। देखो स्लोप 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 स्लोप। तो यदि कोई कहता है कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो या स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, कोई कहे इसका स्लोप बताओ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कहाँ बताएं, क्योंकि हर जगह तो सेम है। स्ट्रेट लाइन होगा और कोई पूछेगा कि स्लोप बताइए, है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कहाँ बताएं। लेकिन जब कहा जाएगा कि कर्व है और स्लोप बताइए तो आपको कहना पड़ेगा कहाँ बताएं, क्योंकि कर्व में स्लोप हर जगह चेंज करता है। स्लोप में हर जगह, कर्व में हर जगह स्लोप चेंज करता है। और दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ में आज का लेक्चर तो हम लोग को कैलकुलस को समझने वाली बात है। रियल लाइफ में स्लोप का इंपॉर्टेंस, रियल लाइफ में स्लोप का इंपॉर्टेंस, हम लोग जो मैं चल रहा हूं, देखो ऐसे चल रहा हूं, देखो ऐसे देखो मैं चल रहा हूं, देखो ऐसे। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर चलते हैं ऐसे तो कहते हैं जीरो स्लोप है। जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चलते हैं तो कहते हैं जीरो स्लोप है। और जब हम ऐसे कहीं चढ़ने लगते हैं तो कहते हैं प्लस स्लोप है। और जब कहीं उतरने लगते हैं तो कहते हैं माइनस स्लोप है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल से पैरेलल टू एक्स से एंगल लेते हैं तो इधर प्लस एंगल लेते हैं और इधर माइनस एंगल लेते हैं, तो इधर tan थीटा प्लस होगा और इधर tan थीटा माइनस होगा। कोई दिक्कत? तो रियल लाइफ में स्लोप का समझ में आया। जब हम लोग प्लेन पे हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो हम लोग कैसे ग्राउंड पे चल रहे हैं, कैसे स्लोप पे चल रहे हैं, जीरो स्लोप पे। कैसा? जीरो स्लोप। और जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो प्लस स्लोप पे, और जब ऐसे चलते हैं तो माइनस स्लोप पे। अब जो हमारे रियल लाइफ में कनेक्ट करता हूं, आप लोगों के घर में सीढ़ियां होंगी, देखे होंगे। सीढ़ी पे जब ऐसे चलते हैं, चाहे मॉल में जाते होंगे चाहे कहीं पे भी देखे होंगे, सीढ़ियां ऐसे बनी होती हैं, ऐसे। आपको पता है कि छोटे ही स्पेस में सीढ़ियां ऐसे क्यों बनी होती हैं? ऐसे घूम के थोड़ा थोड़ा ऐसे घूम के क्यों बनी होती हैं? इसलिए बनी होती हैं क्योंकि उतने ही कम स्पेस में सीढ़ी स्पेस कम ले पर स्लोप कम रहे। सीढ़ी का स्लोप ज्यादा कर देने पे, सीढ़ी का स्लोप ज्यादा कर देने पे, सीढ़ी का स्लोप ज्यादा कर देने पे, सीढ़ी का स्लोप ज्यादा कर देने पे डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस होता है। यदि जितना ही ज्यादा स्लोप करेंगे, आपके पैर के फिसल जाने के बाद चोट लगना और ठीक ठाक कपार में लग गया तो निकल भी लेंगे इस दुनिया से। इसलिए स्टेप्स पे ध्यान दिया जाता है कि स्टेप की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए और उसका स्लोप कितना होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीढ़ी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि इससे ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए जो मॉल्स में बने होते हैं। पर गांव में लोग तो सीढ़ी कितना खतरनाक बनाते हैं, कितना ज़्यादा स्लोप दे के बनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो बहुत गलत सीढ़ियाँ बनी होती हैं, गिरने के बाद बहुत सारे लोग चोटिल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जान गंवा चुके हैं। रीज़न केवल स्लोप होता है। तो जितना ही ज़्यादा वर्टिकल करते चले जाएंगे, tan थीटा बढ़ता चला जाएगा और स्लोप ज़्यादा होता चला जाएगा। तो कम स्लोप ज़्यादा आसान होता है, कम रिस्की होता है, ज़्यादा स्लोप ज़्यादा रिस्की होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना स्लोप कम कर दिया जाए, इतना स्लोप कम कर दिया जाए, इतना स्लोप कम कर दिया जाए कि आपको छत पे पहुंचने पे इतना राउंड पे राउंड धीरे धीरे ऊपर उठें कि आपको छत पे जाने के लिए 1 साल लगाना पड़े। मतलब जिंदगी गुजर जाए, एक बड़ा सा हिस्सा जिंदगी का आपको छत पे चढ़ने में। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी तो आप लोगों को स्लोप का मतलब समझ में आया? ओके, चलिए तो स्लोप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ लोग बच्चे क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। कुछ बातें और भी मोटी मोटी बातें, ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये देखिए ऊपर चढ़ा जा रहा है, स्लोप प्लस है, तो इधर से भी तो हो सकता है। इधर देखिए नीचे उतर रहे हैं, स्लोप माइनस है। कुछ लोग कहते हैं कि सर देखिए नीचे उतरा जा रहा है, कोई आदमी देखिए सीढ़ी से उतर रहा है ना। तो ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? स्लोप कैसे देखना है भाई? कहीं पे भी
कैसे देखना है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फोकस फोकस, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्स इंक्रीजेज, एक्स को क्या ही करते रहना है भैया, बढ़ाते रहना है। अब किसको देखना है? वाई को। किसको? वाई को। तो हम लोग को चलना किधर? इधर। आप इधर चल नहीं सकते, अलाउ नहीं है। एक्स ऑलवेज इंक्रीजेज, वाई घट सकता है, बढ़ सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। एक्स तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सेम रेट से बढ़ता चला जाता है। हम लोग कहते हैं कि एक्स इंक्रीजेज, देन व्हाट इज हैपनिंग टू द वाई? एक्स इंक्रीजेज, एज एक्स इंक्रीजेज व्हाट इज हैपनिंग टू द वाई? तो बताओ, एक्स इंक्रीज करना ही है, कहीं घटाने मत लगना। ऐसे आने पे एक्स घटेगा, देखो तो आपको इधर ही जाना है। तो बताओ, एक्स बढ़ते हुए तो आपको मस्त है, ग्राफ में आपको इधर ही जाना है, चाहे ऊपर जाना पड़े, चाहे नीचे जाना पड़े, चाहे हॉरिजॉन्टल जाना पड़े, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर जाना आपको इधर ही है। तो बताओ, ऊंचाई पे जा रहे हो, स्लोप प्लस है। यदि ऐसा होता तो स्लोप माइनस होता, और ऐसा होता तो स्लोप 0 होता। कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलो। यहां पे देखो, यहां पे स्लोप बताओ, यहां पर कर्व का स्लोप प्लस 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 0, यहां पे 0 माइनस 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 0 प्लस 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 0 माइनस माइनस। जब भी ग्राफ ऊपर जाए, ग्राफ ऊपर जाए, कैसे भी ग्राफ ऊपर जाए तो प्लस, नीचे जाए तो माइनस, और जहां पे ऐसे हो जाए तो 0। कोई दिक्कत? कैसा भी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, उस सेक्शन पे यदि ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे ऐसे ऊपर जाए, ऐसे ऊपर जाए, ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाए तो प्लस, नीचे जाए तो माइनस, और ऐसे कहीं दिख जाए तो टेंजेंट लाइन तो 0। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग से पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलिए चलिए हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ, यदि मान लो ग्राफ नहीं खींचे होते और x1 y1 दे दिए होते, x2 y2 दे दिए होते, तो या तो ध्यान से मेरी बात सुनना ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। हम लोगों को tan थीटा पाना है, tan थीटा। जरा गौर करना तुम लोग, सभी लोग गौर करेंगे। ये है x1 और ये है y1, कोई दिक्कत? सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये है x2 और ये है y2, सभी लोग समझेंगे। यहां से लेकर, ये पॉइंट देखो, यहां से लेकर यहां तक x2 है और यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो इसे चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चेंज बोलते हैं। और दुनिया में चेंज का सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा एक्स। और ये देखो, यहां से लेकर यहां तक y2 है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 है, तो ये इसका नाम क्या है? डेल्टा y। यदि ये लंबाई डेल्टा x है और ये लंबाई डेल्टा y है, तो बताओ स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसे सिंबल में हम लोग क्या कहते हैं? m कहते हैं। बताओ, सिंबल में हम लोग m कहते हैं। एंगल मालूम रहता तो tan थीटा कहते, और यदि पॉइंट्स मालूम है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कहते, परपेंडिकुलर बाई बेस कहते, और ये है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सभी लोग लिख लें, सभी लोग लिख लो, सभी लोग लिख लिए। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, कहीं पे भी यूज करेंगे। 2 पॉइंट मालूम रहेगा, 2 पॉइंट मालूम रहेगा तो स्लोप निकाल लेंगे। डेल्टा y बाय डेल्टा x की बात करेंगे। और यदि मैं कहूं कि जनरल क्या होता है, तो ध्यान से सुन लो। जनरल इक्वेशन याद करो, y बराबर mx प्लस c होता है। याद करो, यही m है, यही m है। और याद करो, ये लिखवाया था, याद होगा तो शायद, यही m है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा। अब हम लोग tan क्यों लेते हैं, tan क्यों लेते हैं, अब हम लोग के सामने आने वाला है। tan क्यों लेते हैं आ गया, कर्व वाले में आ जाएगा, कर्व वाले में। चलिए देखते हैं, सभी लोग कर्व वाले देखेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। ये देखो, चलो ध्यान से समझने की कोशिश करो, सभी लोग समझने की कोशिश करोगे, एक एक लोग ध्यान से। y और x याद दिला दूं कि जरूरत थी न्यूटन को इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स के घूमने की दिक्कत थी, ग्रेविटी के अंदर मोशन की दिक्कत थी, और स्लोप और टेंजेंट और एरिया की दिक्कत थी। तो कैलकुलस का जनरलाइज्ड फॉर्म हमारे सामने आया है। हालांकि उससे पहले टेंजेंट की बात आर्किमिडीज कर रहे थे। एनीवे, हाँ, तो देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना, एक एक लोग। यदि मेरे से कोई कहता है ये है x1, ये है y1, x1 y1, और ये है x2 y2, सभी लोग ध्यान देंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी ये कैलकुलस की। सभी लोग ध्यान देंगे मेरी बात पे। ये जो लाइन ए बी है ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान देंगे। ये जो लाइन ए बी है ना, ए बी, यदि कोई हमसे पूछेगा ना कि इस ए बी लाइन का स्लोप बताओ, ये y बराबर एफ एक्स है। ध्यान से मेरी बात सुनना। यदि कोई पूछेगा ना कि ए बी लाइन का स्लोप बताओ, तो कर्व की बात तो होगी नहीं। ये दो कर्व पे 2 पॉइंट है, हो गया, स्लोप हो जाएगा। लेकिन कोई यदि इस पे पूछेगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स वाई पॉइंट पर स्लोप बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना सभी लोग। इस कर्व का इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, सभी लोग। देखता हूं कौन इसका जवाब देता है। तो आपको पता है कि इसका करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पे टेंजेंट खींचना होगा, बोलो, और इसका हमें एंगल निकालना होगा, और जो एंगल होगा वो स्लोप नहीं होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। और tan थीटा हमें बताना है। अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं कि tan थीटा क्यों tan थीटा की बात होती है। कितने लोग इसका जवाब देते हैं कि हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट? सभी लोग आंसर करें। ब्रेन को शार्प करो, ब्रेन को ट्रेनिंग दो सभी लोग। हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। मैं कितने पॉइंट दिया हूं? एक। कितने लाइन है इस पे? एक पॉइंट से कितनी लाइन होती है? देखो यहां पे सभी लोग देखो, यदि पॉइंट 1 दिया गया है, सभी लोग आंसर बताओ,
यदि पॉइंट 1 दिया जाएगा तो कितने स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से खींच सकते हैं? एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो बताओ सभी लोग? एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कितने खींच सकते हो? बोलो। इनफाइनाइट। मैं कितने पॉइंट्स दिया हूं? एक पॉइंट दिया हूं, कितने पॉइंट खींच सकते हो? इनफाइनाइट। पर टेंजेंट तो एक ही पॉइंट होता है, तो एक ही लाइन होता है, तो कैसे खींचोगे? जो भी मेरी बातें या ये सब चीजें बोरिंग लग रही है, मैं आपको हिदायत देता हूं, चाहे पीएमटी के हो, चाहे आईटी के हो, साइंस मत लेना, तुम्हारे लिए साइंस नहीं है। जिन लोगों को ये सब चीज़ें बातचीत अच्छी नहीं लगी आज की, बल्कि आज ही क्विट कर लो। तुम्हारा आगे कोई भविष्य नहीं है, आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, फंडामेंटल है। एनीवे, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ। सभी लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। इमेजिन करो, पहले तो ये जानो, स्टेटमेंट सुनो सभी लोग ध्यान से। हमें एक स्पेसिफिक लाइन ही किसी कर्व पे जो टेंजेंट होता है स्पेसिफिक होता है। सहमत हैं आप सभी लोग? एग्री? किसी पॉइंट, कर्व के किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टेंजेंट स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक लाइन खींचने के लिए एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट चाहिए। एग्री? स्पेसिफिक लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। देखिए 2 पॉइंट है, देखिए खींच दिया हूं, जिसका स्लोप हम लोग बड़ा फटाक से निकालते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके अब कह देते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आज पढ़ाया हूं कि नहीं स्ट्रेट लाइन के नाम पर? आज ही tan थीटा। बोलो। अब जरा बताओ, यदि ये क्लोज रहा होता, थोड़ा सा 2 पॉइंट ये हम लोग ले पाते, तो कहते लाइन ये है जिसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये होगा। बोलो, दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा एक्स। बोलो। यदि ये कोई पॉइंट ये रहा होता तो कहते कि ये लाइन ये है जिसका डेल्टा वाई ये है और डेल्टा एक्स ये है। बोलो, कोई दिक्कत? tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यदि 2 पॉइंट और क्लोज लिए होते तो लाइन ये होता, डेल्टा वाई ये होता, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। यदि लाइन ये होता तो 2 पॉइंट ये होता, तो ये डेल्टा वाई होता, ये डेल्टा एक्स होता। यदि लाइन ये होता तो डेल्टा वाई ये होता, डेल्टा एक्स ये होता। यदि लाइन ये होता तो डेल्टा वाई ये होता, डेल्टा एक्स होता। यदि लाइन ये होता तो डेल्टा वाई ये डेल्टा एक्स होता। हम इस एक्स के करीब चलते चले गए, करीब 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 करीब, ऐसे ध्यान से, ऐसे था ना, ऐसे करीब चलते गए, करीब चलते गए, करीब। हम इतना करीब चले गए कि यहीं पे 2 पॉइंट ले लिए। बताओ, यहां पे 2 पॉइंट ले लेंगे, उस कर्व के एक्स वाई पॉइंट जो गिवन है वहां पे 2 पॉइंट वेरी क्लोज ले लेंगे, वेरी क्लोज। तो 2 पॉइंट ले लेंगे, एक आगे ले लेंगे, एक पीछे। हालांकि किताबों में केवल आगे भी दिया हुआ है, तो केवल आगे ले लीजिए, चाहे केवल पीछे ले लीजिए, और चाहे एक आगे पीछे लेके 2 पॉइंट ले लीजिए। हालांकि मैं 3 पॉइंट की भी बात करने लगा, ठीक है। सो स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट एक्स वाई बराबर m बराबर tan थीटा बराबर नथिंग बट व्हाट। ध्यान से, यहां पे कितने पॉइंट हमको दिए गए थे? 1 पॉइंट। और स्पेसिफिक खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। इतना करीब पॉइंट ले लो यहां पर, इतना करीब 2 पॉइंट ले लो वहां पर, 2 पॉइंट। तो बताओ स्पेसिफिक लाइन हो जाएगा, और उसका स्लोप चेंज ले लो, क्योंकि यही वाली बात है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये बात यहां भी करो, यहीं पे मत करो,
यहीं पे मत करो स्ट्रेट लाइन पर, वहां भी बात करो। लेकिन किस बात की दिक्कत होगी? इंटरेस्टिंग, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट साइंस के लिए, जहां से शुरू हो गई थी लिमिट, ध्यान से यहां पर चलो। मेरे से कहा गया था कि यहां पर टेंजेंट खींचिए, हम लिए 2 पॉइंट बहुत करीब करीब। कोई कहेगा कितना करीब? मैं कहूंगा जितना करीब हो सकता है, क्लोजेस्ट। कहेंगे क्लोजेस्ट क्या होता है? व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट्स? इसका आंसर है नोबडी नोज इन द वर्ल्ड। क्या इसका आंसर है? नोबडी नोज इन द वर्ल्ड। यहीं से शुरू किसकी होती है? लिमिट की। किसकी शुरुआत होती है? जो मैं शुरू में चर्चा किया था बहुत सारी चीजों को लेकर। बोलो, नोबडी नोज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई नहीं जानता कि सबसे कम दूरी 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच में कितनी होती है। 0 मत कहना, क्योंकि तब तो दूरी ही नहीं होगी, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। ऐसे केस में मैं 2 पॉइंट लिया हूं सबसे करीब, और मैं खींच दिया हूं टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन इसलिए खींच पाया हूं क्योंकि 2 पॉइंट लिया था। अब कोई हमसे ये कहे कि सर हम तो आपको 1 पॉइंट दिए थे, अब 2 पॉइंट कैसे ले लिए? तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट इतने करीब हैं कि एक ही पॉइंट है। दोनों पॉइंट इतने करीब हैं कि एक ही पॉइंट है। और जो फिर कोई कहेगा कि 1 पॉइंट से स्पेसिफिक लाइन कैसे खींच दिए, 1 पॉइंट से स्पेसिफिक लाइन नहीं खींचा जा सकता, तो मैं कहूंगा कि मैं 2 पॉइंट लिया था इसलिए खींच पाया हूं। और जैसे ही आप कहेंगे कि सर गिवन तो एक ही पॉइंट था, आप कैसे खींच दिए, तो मैं कहूंगा कि मैं 2 पॉइंट लिया था। जब कहेंगे कि 2 पॉइंट क्यों ले लिए, तो मैं कहूंगा 2 पॉइंट इतने करीब है कि दोनों एक ही पॉइंट है जो आप दिए थे प्रैक्टिकली। लेकिन आप कहेंगे 1 पॉइंट से कैसे खींच दिए, तो मैं कहूंगा 2 पॉइंट लिया था। आप कहेंगे 2 पॉइंट क्यों ले लिए, हम तो दिए थे 1 पॉइंट, तो मैं कहूंगा दोनों इतने करीब थे कि दोनों 1 पॉइंट थे। दिस इज ब्यूटी ऑफ कैलकुलस। यही कैलकुलस की ब्यूटी है। सो राइट नाउ फाइनली लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट, ये ध्यान दे रहे हो, यहां पे लिमिट नहीं है, यहां पे लिमिट नहीं है, पर टेंजेंट के लिए, कर्व पॉइंट पर टेंजेंट के लिए लिमिट की बात हो रही है। और इस लिमिट का मतलब है कि सबसे छोटा जो आज तक दुनिया में लोग जानते नहीं है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, आज तक मालूम नहीं चला। जिस दिन मालूम चल जाएगा उस दिन सारे लॉज फेल हो जाएंगे साइंस के, सारा टाइम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और स्पेस तक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और साइंस का नया अध्याय शुरू होगा। Not this expression. This expression is for what? Straight line. This whole expression is known as dy by dx. कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा तो शायद ये ब्यूटी कम समझ में आया होगा, और जिनको थोड़ा और भी कम समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब फार्मूला और सब यहीं से आगे शुरू करेंगे। अब यहीं से बेसिक चीज़ें खत्म हो गई और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे व्हाट इज dy by dx। सो फाइनली मैं इसको कंक्लूड करता हूं। फाइनली tan थीटा क्यों, tan थीटा कोई पूछ रहा था क्यों, ध्यान से सुनना। ये जो डिफाइन हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। एज x इंक्रीजेज, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ x के कारण व्हाट इज इंक्रीमेंट इन y। सभी लोग समझो tan थीटा क्यों। रेट ऑफ इंक्रीजिंग x के रिस्पेक्ट में व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन y। दैट रेशियो फ्रैक्शन सिंपली नॉट इन दिस वे। x के रिस्पेक्ट में y के बढ़ने का जो रेट है, बताओ tan थीटा से ही डिफाइन होगा कि नहीं। इसके रिस्पेक्ट में
इसके बढ़ने का जो रेट है बताओ tan थीटा ही होगा कि नहीं, इसीलिए tan थीटा डिफाइन करके स्लोप डिफाइन किया गया है। सो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या है ये, ठीक है। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि सभी लोग इसको लिख लें और इसका मीनिंग भी लिख लें। सभी लोग मीनिंग लिखिए। चलिए सभी लोग मीनिंग लिख लीजिए। चलिए सभी लोग मीनिंग लिखिए। ये है मीनिंग, ध्यान से। व्हाट इज dy बाई dx मैं डिफाइन कर चुका हूं। रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। बोलो, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। आपको पता है फिजिक्स में क्या होगा? मान लो यहां v है, यहां पे t है, यहां पे v है, यहां पे t है, यहां पे a है, यहां पे t है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी, यहां पे टाइम है, यहां पे वर्क डन, यहां पे टाइम है, चार्ज टाइम है, फोर्स वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम है। इनफाइनाइट तरीके की चीजें मैं बदल सकता हूं। यदि यहां v है, यहां पे t है, तो कहना होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है। कोई दिक्कत? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे इसको थोड़ा और बड़ा बोलते तो क्या बोलते? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x बोलते। लेकिन ये जो चेंज है ना, चेंज इन, ये कॉमन है दोनों के लिए। कॉमन लेना आता है आप लोगों को? ये जो चेंज वाली बात है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। सो चेंज इन कैसे पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज इन कैसे पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसके लिए भी चेंज और इसके लिए भी चेंज, दोनों के लिए। अब समझ में आया कि ये tan क्यों है? क्योंकि ये रेट बताता है। और दूसरा, सभी लोग इंडिया में हम लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट सिंपल डिवीजन। ध्यान से सुनना मेरी बात। दिस इज ऑपरेटर। दिस इज व्हाट? ऑपरेटर। सो इसको क्या पढ़ा जाता है भाई? सभी लोग इसको पढ़ेंगे। हम भले ही मैं यूज करूंगा dy बाई dx, भले ही मैं अपने लेक्चर में मैं कहा हूं कि सिंबल पे और वर्ड से नहीं जाना चाहिए, भले ही मैं dy बाई dx कहूंगा, लेकिन आपको क्या समझना है? dx ऑफ y। क्या समझना है आप लोगों को? dx ऑफ y या फिर dy dx, नॉट dy बाई dx। इसको क्या नहीं बोलेंगे हम लोग? dy बाई dx नहीं कहेंगे। सही प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? dy dx नॉट बाई। दूसरा, यदि नहीं करना तो ये ऑपरेटर के तौर पे बोल सकते हैं ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। दिस नॉट dy बाई dx। लेकिन मैं आप लोग क्या बोलता रहूंगा? dy बाई dx। लेकिन आप जानेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। सही क्या है आज मैं बता दिया हूं, आप लोग समझिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।